बीजेपी जो है नीतीश का साथ छोड़ सकती है, नीतीश उनके लिए जरूरी नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार का वो चेहरा जो कि 2005 से आप देख लीजिए, कभी बहुमत में नहीं रही पार्टी। नीतीश को का जो वोटर है बीजेपी को चाहिए। नीतीश मजबूरी है बीजेपी के लिए, नीतीश नहीं तो कौन। चिराग पासवान की पार्टी को उनको देना ही देना होगा, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। हाँ। यहाँ तक कि एग्जिट पोल वालों ने भी इनको कोई सीट नहीं दी थी। आज के युग में जो है जमीन पर भी होना चाहिए, वो जमीन पर तो दिखता तो वोट तो मिलता ही उनके उम्मीदवार को। 25 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी। अगर आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सपोर्ट के बावजूद अगर इतने पटक गए तेजस्वी, तो मैं तो अभी 4 दिन मुझे हुआ था आए हुए, मैं तो जीता हुआ अपने आप को महसूस करता हूँ। तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव ने कह दिया तेजस्वी यादव। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नतीजे आने के बाद रात बीतते बीतते सुबह होते ही ये बातें सामने आने लगी कि नीतीश कुमार की जगह किसी और की किस्मत चमकने जा रही है। यानी कि दोस्तों, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, जो उसका ताज है, वो किसी और के सर सजने वाला है। बड़ा दिलचस्प है जानना ये नाम कि अमित शाह की मेहरबानी, मोदी की मेहरबानी भारतीय जनता पार्टी के किस नेता पर हो रही है। मगर दोस्तों, इस बीच में उलझने क्या हैं, इसके साथ साथ में आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में प्रशांत किशोर क्या राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ओवैसी फैक्टर जो खुद चल करके गए थे आरजेडी के सामने कि साहब हमें शामिल कर लो इंडिया गठबंधन में, मगर शामिल तो नहीं किया। तो जो नतीजा आया और नतीजे के बाद में जो रात बीती, इस बीती हुई रात में बहुत कुछ खेल हुआ दोस्तों। नतीजे की अगली सुबह द राजनीति की तरफ से आप सबका स्वागत है। मैं हूं जब्बार खान और मेरे साथ में मेरे 2 सहयोगी सैयद यासूब रजा और हमारे साथ में मुश्किन मिश्रा जी हैं। समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कुछ ऐसी रोचक बातें जो बीते रात फाइनल की गई हैं। अभी इस वक्त फाइनल तो की गई हैं और पल पल में, बीते घंटे में और क्या कुछ होने वाला है। शुरुआत करते हैं चर्चा की। मुचकुन जी, अब जिस वक्त अब चुनावी कैंपेन चल रहा था, एक वक्त बीजेपी को लगा था कि साहब नीतीश को लेकर के एक था टाइगर, फिर नीतीश ने पोस्टर लगवा दिया टाइगर तो अभी जिंदा है, और फिर नतीजे में तो टाइगर ने कहा भैया मैं जिंदा हूं। लेकिन उसका भी थोड़ा ऐसा लग रहा है बीजेपी ने निकाल लिया। माना जा रहा है कि साहब नीतीश की जगह किसी और की किस्मत चमकने जा रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब्बार जी कि अभी तो बीजेपी कोई कह ले, इस तरह का फैसला नहीं लेगी कि आंकड़े जो आए हैं, जो नतीजे आ रहे हैं, उसके अनुसार से कैलकुलेशन जब किया जा रहा है तो उसमें चिराग पासवान, हम विकास क्या बोलते हैं, कुशवाहा की पार्टी, इन सबको जोड़कर जो है 122-24 के आसपास पहुंच जा रहा है। उसके आधार पर कई जगहों कहा जा रहा है कि अब जो है बीजेपी जो है नीतीश का साथ छोड़ सकती है, नीतीश उनके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मतलब नीतीश जरूरी है बीजेपी के लिए, बहुत जरूरी है। सामने से भले नतीजे बता रहे हो कि जरूरी ना हो, लेकिन नीतीश ही बेसिकली बुनियाद है बीजेपी। नीतीश को हमेशा जिंदा रखेंगे। टाइगर जो है, टाइगर का इस्तेमाल सिर्फ 1 साल के लिए नहीं रखा जाएगा, 2 साल के लिए नहीं रखा जाएगा, क्योंकि नीतीश के पास, ये तो मानते हैं नीतीश जिसके साथ जाते हैं उसकी बल्ले बल्ले चाहे आरजेडी के भी साथ अगर वो जाते तो आरजेडी की भी बल्ले बल्ले हो जाते। बिल्कुल। तो नीतीश अब मान लीजिए कि 5 साल, 4 साल, 3 साल के बाद अगर रिटायर हो जाए खुद से, स्वेच्छा से या बीजेपी के, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भले ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश की किस्मत चमकेगी नहीं इस बार, उनके सितारे बुझ रहे हैं बुलंद होने की बजाय, और उनकी जगह किसी और की किस्मत चमकने वाली है बीजेपी के नेताओं की। मैं एक कमेंट फिर भूल जाऊंगा ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, उसमें जो मेन बात कह रहा हूं मैं, नीतीश क्यों कह रहा हूं मैं कि नीतीश जरूरी है, उसका मेन चीज मैं छोड़ रहा था। नीतीश को का जो वोटर है बीजेपी को चाहिए, नीतीश रहे या ना रहे, राजनीति में सक्रिय हो, या फिर जिस अवस्था में अभी लालू यादव हैं या फिर अन्य नेता जो है बुजुर्ग होने के बाद हो जाते हैं, उस अवस्था में चला जाए। तो बीजेपी को अगर बिहार में अपने आप को जो है एकदम पैर पे खड़ा रखना है तो उसको नीतीश को रखना ही होगा। नीतीश के सहारे की जरूरत बीजेपी को है, कुछ आगे भी उसको हटा नहीं पा। बिल्कुल।
और मगर इस बीच में जो देर रात में कुछ ऐसी खबरें आई, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे इस शो पे आने से पहले, कई सारे लोगों का कहना है कि साहब रात में तो कुछ ऐसा हुआ है एनडीए खेमे में कि साहब किसी और को अब नीतीश की जगह इंट्रोड्यूस किया जाए। हमने दे दिया, पिछली बार 43 सीटें थी, फिर भी हमने तो बना दिया मुख्यमंत्री। देखिए, नीतीश कुमार का वो चेहरा जो कि 2005 से आप देख लीजिए, कभी बहुमत में नहीं रही पार्टी, लेकिन 2005 से अभी तक मुख्यमंत्री मुख्य चेहरा वही है। और ये उनकी अपनी राजनीति रही है, ये उनकी अपनी रणनीति और नीति रही है। लेकिन इस बार बीजेपी ने महज उनके नाम पे चुनाव लड़ा, और ऐसे नहीं कि जैसे इंडिया गठबंधन ने लड़ा कि मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी नेतृत्व के नाम पे। लेकिन अब सवाल ये है कि एक तो जैसा मुचकुंद सर ने बताया कि नीतीश मजबूरी है बीजेपी के लिए, लेकिन बीजेपी को अपना इतिहास एक बिहार में रचना है, अपना मुख्यमंत्री। चूंकि आप राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, दिल्ली देखिए, हर जगह बीजेपी ने वो किया। लेकिन बिहार में बीजेपी लगातार इतनी चाणक्य नीति अपनाने के बाद, सारी नीति और रणनीति अपनाने के बाद क्यों सफल नहीं हो पा रही है? तो वजह नीतीश है, और इसको काट करने के लिए टाइगर का शिकार करने की कोशिश की गई, लेकिन टाइगर ने बता दिया कि मैं अभी जिंदा हूँ, मेरी उम्र कितनी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अभी भी राजनीति में 21 वर्ष का ही हूँ। दरअसल नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बुनियाद हैं, या वो अक्सर मैं मिसाल देता हूँ, वो मोमबत्ती हैं जो बीजेपी के साथ में मिलकर के रोशनी तो दे रहे हैं, मगर मोमबत्ती पिघल रही है। पिछली बार हमने देखा मोमबत्ती खत्म हो गई थी, इस बार साथ लाया। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि नहीं, इस बार चिराग पासवान का भी फैक्टर खत्म था, क्योंकि लेकिन अब सवाल ये है कि अगर नीतीश नहीं तो फिर कौन? तो फिर कौन में अमित शाह ने और मोदी ने किसके कंधे पर, किसके सिर पर अपना हाथ रखने की सोची है। लेकिन दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि एक थ्योरी यह है कि अभी नीतीश को ही शुरुआत में रखा जाएगा। शुरू के 6 महीना हो, एक विधानसभा का सत्र हो या 1 साल हो, शुरू में नीतीश कुमार को रखा जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि शुरू में एक वर्ष तक नीतीश कुमार को रखें और उसके बाद में किसी राष्ट्रपति वाला पद, दूसरे किसी पद पर उनको भेज करके फिर से इनकी जगह अपना मुख्यमंत्री। देखिए, मुझे जो सबसे हैरानी इस वक्त इस बात को लेकर हो रही है कि जेडीयू की ओर से एक ट्वीट किया गया था। ट्वीट में कहा गया था कि नीतीश मुख्यमंत्री हैं, नीतीश मुख्यमंत्री थे, नहीं, नीतीश मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, और उसके बाद तुरंत जो है उसको डिलीट कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा, कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी और जेडीयू यानी कि नीतीश और मोदी के बीच कुछ ऐसी बातें हुई होगी कि जैसे आप कह रहे कि 1 साल 2 साल हो सके, उसके बाद जो है चेंज हो जाए। और अब मुझे लग रहा है कि आपसी सहमति से ऐसा कुछ होगा, वो पुरानी वाली स्थिति नहीं है कि नहीं अब उनका जो है। अच्छा, मुझे लगता है कि चूंकि बीजेपी की सबसे पुरानी जो 3 सहयोगी पार्टियां थी, अब चाहे वो नीतीश हो या फिर दूसरे शिवसेना थी, वो अलग हो गई, शिरोमणि अकाली दल, और दोनों वो उनके साथ नहीं रही, या शिरोमणि अकाली दल की अपनी भी राजनीतिक हैसियत कमजोरी होती, किसान आंदोलन के बाद जो है। तो ऐसे में नीतीश को वो साथ रखना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि इससे इमेज पर इफेक्ट पड़ेगा ना। चंद्रबाबू नायडू भी है, अगर मान लीजिए नीतीश के साथ कुछ इस तरह से धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा करते हैं, बीजेपी की ओर से किया जाता है, तो फिर वहां जो मैसेज गठबंधन में अन्य सहयोगी है उसके पास भी तो जाएगा कि भाई इस स्थिति में तो ये हमारे साथ भी इसी तरह का खेला कर सकते हैं। तो नायडू भी जो है सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि और दूसरी बात यह है कि सरकार जो है, केंद्र की सरकार जो है बैसाखी पर जो है नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के, तो गठबंधन को एक तरह से नाराज बीजेपी को मेरे अनुसार से नहीं, या कम से कम वो सांकेतिक तौर पर मैसेज में ये पास नहीं करना चाहते हैं कि साहब किसी गठबंधन के सहयोगी दल को कोई दिक्कत हो या गठबंधन को दिक्कत हो ना हो, विरोधी इस मुद्दे को उछाल करके एक नैरेटिव बनाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में नीतीश जरूरी भी है, नीतीश चाहिए भी नहीं, दोनों के बीच में बीजेपी अभी ऐसे में वो अमित शाह का वो बयान याद करने वाला है। अमित शाह ने बोला इसी चुनाव में, देखिए पटाखों की आवाजें अभी भी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह जो है जश्न मना रहे हैं। ये किसी का सूर्यास्त है तो किसी का, लेकिन सूर्यास्त राजनीति में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता। हाँ, संभावनाओं का खेल है, ये कहने के लिए होता है सूर्यास्त। राजनीति में हमेशा मौके, इसलिए तो राजनीति की प्रकृति जो है नेचर कुमार खुद है।
नेचर क्यों कहा जाता है, अनिश्चित है। सही बात है। हाँ, कोई बात पूरी अब कीजिएगा। हाँ, आप जो आपने कहा कि नीतीश नहीं तो कौन, अमित शाह को याद किया जाए। इसी कई रैलियों में 3 नाम, अमित शाह को बड़ा आदमी उन्हें बनाना है। अब उन 3 नाम का जिक्र करें तो उसमें 2 नाम तो वर्तमान नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम ही हैं। लेकिन ये जो 2 डिप्टी सीएम है इतने विवादों में हैं, लोगों के बीच जनाधार इतना कम हो गया है कि अमित शाह चाहते हैं बनाना बड़ा आदमी, इनको क्रेडिट देना चाहिए। इनको जन स्वराज में जो है प्रशांत किशोर को देना चाहिए। उन्होंने इनके अच्छी एक तरह सम्राट चौधरी और एक जो नाम था सुनील कुमार पिंटू वाला, जिनका वीडियोस हाँ, तो ये 3 नाम समझ लीजिए अमित शाह इन्हें बड़ा बनाने वाले हैं। तो शायद नीतीश के बाद हो सकता है कि ये हम नहीं बना पाएंगे अमित शाह क्योंकि साहब नाम इतना चाणक्य विवादित हो गया, और तो कैसे बड़ा बनाएंगे। वैसे भी मोदी शाह तो अप्रत्याशित घोषणा भी के लिए कर जाने जाते। कुछ भाई भी खट्टर कर को कौन सकते जानता हैं, था, कुछ भी। मोहन यादव को कौन जानते कौन थे, जानता भजन लाल को कौन जानता था, लेकिन उन्होंने जन्मा दिया। मोदी है, शाह है, तो मुमकिन है, मुमकिन करा दिया। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ डिप्टी सीएम, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो पहले सम्राट चौधरी तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने वो सर्टिफिकेट, ये वो सारी चीजों को, बीजेपी अपने आप को डेंट नहीं लगवाना चाहती किसी कीमत पर, चाहे उसके लिए भले ही किसी की कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा कि पत्ता दोनों का कट गया। अब डिप्टी सीएम में जाहिर तौर पर चिराग पासवान की पार्टी को उनको देना ही देना होगा, मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी को देना होगा। हो सकता है कि और सहयोगी दल को देकर ये एग्जाम्पल सेट करें कि देखो, छोटी से छोटी पार्टी और दल को भी हम अपने साथ में सम्मान देते हैं। किसी छोटे दल को उनके साथ में, है ना, 4 सीटों वाली किसी पार्टी को भी दे करके कि एक डिप्टी सीएम ला उनको बना देते हैं। लेकिन इनकी जो है चिराग पासवान की पार्टी की तो अब थोड़ा तेजस्वी के करीब ही पहुंच चुके हैं राजनीति के आसपास। 21 या अभी तक जो मुझे पता चला 21, अब आगे कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। लेकिन क्या लगता है आपको, 2 डिप्टी सीएम या इस बार 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं? हो सकता है एक बीजेपी का रखते, लेकिन चूंकि मैं इसलिए कहता हूं, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, बीजेपी में किस नेता को बनाया जाएगा, ये भी एक सवाल है, उस पर नाम है और थोड़ी देर में हम उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस बात को उठाया मैंने क्योंकि देखिए कुछ नेताओं के नाम जुबान पे चढ़ जाते हैं। सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा, पहले से भी लोग जान लेते हैं भाई ये 2 नेता। क्या ऐसा संभव है कि निशांत को भी, नीतीश को सीएम बनाने के साथ निशांत को डिप्टी भी बना दे? संभावना तो हो सकता है, अगर प्लान बी उनका होगा कि 1 साल तक हमें नीतीश को रखना है, तो फिर उसके बाद, लेकिन ये बताएं फिर वो परिवारवाद का कैसे ठप्पा झेलेंगे बीजेपी? नहीं, सब करे तो कुछ नहीं, नीतीश नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं। तो अब नीतीश कुमार टिकटों में तो परिवारवाद दिखा सकते हैं। नीतीश कुमार को तो इसी तरह से हाईलाइट बीजेपी करते हैं ना। ये चिराग पासवान कहें कि हमारा 2 आदमी डिप्टी, देखिए डिप्टी सीएम, लोग दर्शकों आपको भी पता है कि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। डिप्टी सीएम बस एक खाना पूर्ति के लिए कागजी तौर पर नाम लिखा जाता है। आप उत्तर प्रदेश में आप स्टूल मंत्री के नाम से जानते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए अखिलेश जी ने कैसे कैसे चीजें, वो स्थितियां सामने आई। तो कोई संवैधानिक पद डिप्टी सीएम नहीं होता। तो डिप्टी सीएम 1 बन जाए, 3 बन जाए, 5 बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए, चिराग ने अपने आप को जो जिस तरह से प्रूव किया, उम्मीद तो नहीं थी कि ये चिराग जल पाएगा। चिराग आत्मविश्वास में नजर आएंगे और महज डिप्टी सीएम नहीं, कैबिनेट में भी अपनी भूमिका को मजबूत कराने की पूरी कोशिश करेंगे और विवाद की भी शुरुआत होगी, क्योंकि उधर नीतीश कुमार भी चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा, बीजेपी भी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा, और 36 गालिबन, जहां तक मैं सही हूं, कैबिनेट है बिहार का। और ऐसे में तो मंत्रालय के बंटवारे में भी बार्गेनिंग पोजीशन चिराग पासवान की मजबूत हो गई है, केंद्र से लेकर, अच्छा आपने बिंदु उठाया, केंद्र से लेकर के अब बिहार तक इस बीच में। लेकिन एक बात मेरे अंदर में भी सवाल आ रहा है, सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। चलिए, तो बीजेपी के एनडीए के अंदर तो अभी जो रस्साकसी चलेगा पद के लिए, लालू परिवार, लालू यादव के परिवार में भी क्या अब कुछ अलग तरह का नैरेटिव बनेगा, कुछ अलग तरह की रस्साकसी होगी परिवार में? क्या जैसे तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव ने कह दिया फिलेस्वी यादव, परिवारवाद की भी बात कही, तो क्या तेजस्वी यादव जो इस बार के चुनाव में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, उसके बाद क्या जिस अंदाज में तेजस्वी यादव का, एक तरह से मुझे लगता है उसमें एक छटपटाहट होगी तेज प्रताप यादव को कि कहीं न कहीं परिवार ने, पिता ने, बिल्कुल।
और उसमें मुझे लगता है तेज प्रताप अपना गुस्सा संजय यादव के खिलाफ निकालते हुए उसमें तेजस्वी को भी लपेट रहे हैं, क्योंकि कि चलिए आप संजय यादव तो संजय यादव से हुए ना। हाँ। रोहिणी आचार्य भी इन पर जो है संजय यादव पर आरोप लगाते रहे, इवन की मीसा भारती भी गुस्से में, मतलब परिवार के ज्यादातर सदस्य संजय यादव से खुश नहीं है, फिर भी तेजस्वी यादव उनको अपने साथ में रखे हैं, साथ में रखे हुए, और इसीलिए वो दरअसल वो संजय यादव की भड़ास जो है तो भाई के ऊपर भी निकाल तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इससे जो है परिवार में वर्चस्व क्या बोलते हैं बढ़ेगा, एक तरह से तेज प्रताप यादव की एंट्री होगी क्या, या फिर मुझे लगता है देखिए परिवार में तो एंट्री होगी, मतलब पार्टी, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में हार के भी उन्होंने बोला कि जीत गए हम। हाँ, राजनीति में मुझे लगता है कि तेज प्रताप ने अपनी जो अलग धारा बनाई है इसको लेकर के वो ऊंचाइयों की तरफ जाना चाहेंगे कि हम ये साबित कर देंगे कि हम कुछ कर सकते हैं, और हमने जो किया तेजस्वी ने भी उतना ही तो कर पाए। वो तेजस्वी इतना सपोर्ट बार बार कहते थे, देखिए पिताजी का सपोर्ट, संगठन का सपोर्ट, पार्टी का सपोर्ट, सहयोगी दलों का सपोर्ट, वो बार बार कहते थे। उनको लगे कि भाई इतना सपोर्ट के बावजूद अगर इतने पर अटक गए तेजस्वी, तो मैं तो अभी 4 दिन मुझे हुआ था आए हुए, मैं तो जीता हुआ अपने आप को महसूस करता हूँ। क्यों? बिल्कुल, नीतीश कुमार का कद 5 साल में बहुत बढ़ गया, 43 से सीधे 80 के आसपास मान लीजिए, और तेजस्वी यादव आरजेडी 74 से सीधे, ये एक बड़ा डाउनफॉल इसे समझा जाए। और इसके पीछे कहीं ना कहीं आपने जो तेज प्रताप का इश्यू बताया, संजय यादव वाला इश्यू बताया, और चूंकि एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी चली, सत्ता विरोधी लहर, और उसके बावजूद पूरे युवा, पूरा बिहार तेजस्वी के हर घर रोजगार के नारे के साथ चला, क्योंकि रोजगार बिहार में सबसे बड़ा। अच्छा, इसमें दो फैक्टर हाँ। जैसे एक पीके प्रशांत किशोर में तो मुझे ताज्जुब हो रहा और हंसी आ रहा कि होगा क्या। वो राजदीप सरदेसाई ने अपने शो में कह दिया कि प्रशांत जी शून्य बना करके, उन्होंने तो पर्ची लेकर रखी, उन्होंने तो पर्ची लिख कर दिया था कि नीतीश कुमार को और नीतीश को 25 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी, अगर आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो हम ये प्रशांत किशोर वाला और ओवैसी वाला फैक्टर, पहले प्रशांत किशोर फैक्टर लगता है बिल्कुल भी नहीं चला। सोशल मीडिया पर चल रहा था, जमीन पर तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह से चला। सोशल मीडिया पर तो व्यू ले रहे थे उनके कई सारे फॉलोवर्स, और एक बार तो हम लोग गए भी थे उनसे मिलने के लिए, तो उनका तामझाम तो है सोशल मीडिया में अच्छा खासा, लेकिन आज के युग में जो है जमीन पर भी होना चाहिए। वो जमीन पर तो दिखता तो वोट तो मिलता ही उनके उम्मीदवार को। मेरे ख्याल में कितना 2% वोट शायद उनको आया है। देखिए कई सीटों पर तो जमानत जब्त हो उनको तो ये लग गया होगा कि चुनाव लड़वाना आसान है, लड़ना मुश्किल है। ये उनको समझ यही बात है, ज्ञान देना आसान है, पता नहीं दूसरों को ज्ञान दे। लेकिन यहाँ पर अब क्या बोले प्रशांत किशोर पर, आप सब लोगों के सामने ही है, लेकिन डिस्कशन ओवैसी पर, ओवैसी चूंकि फ्लेवर बहुत है ओवैसी में। पहले ये गए कि भैया हमें ले लो, अपने गठबंधन में शामिल कर लो, शामिल नहीं किया गया। फिर तेजस्वी के साथ में इनका क्लैश हुआ, फिर ये कहा गया कि बाइपोलर चुनाव चल रहा है, या तो इंडिया गठबंधन के साथ में या एनडीए के सपोर्ट में रहेंगे, तेजस्वी का सुपड़ा। यहाँ तक कि एग्जिट पोल वालों ने भी इनको कोई सीट नहीं दी थी, मगर 0 सीट, मगर 5-6 सीटों पर जिस तरीके से नतीजों के उसमें दिखाई दिए, ये बड़ी बात है जब्बार जी। प्रॉपर सबसे पहले ये इन्होंने डेंट कितना लगाया इंडिया गठबंधन को, कम से कम 5 सीट तो जीते, चलिए 12 से 15 सीट पर अच्छी खासी जो है ना नुकसान जो है उन्होंने पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात, फील्डिंग इनकी अच्छी खासी तरीके से सजाई गई थी। अखिलेश यादव अपने 2 स्टार प्रचारक जो मुस्लिम समाज से आते हैं, उनको यहाँ पर सीमांचल एरिया में भेजा था। इकरा हसन कैराना से और सांसद है, और दूसरा अफजाल अंसारी गाजीपुर से, ये सब आए, तमाम तरह के इनके बारे में बात कही गई, बावजूद कुछ नहीं हुआ। और जो सीटें इन्होंने जीती थी पिछली बार 2020 में, इस बार भी इनको मिल गया। तमाम क्या तेजस्वी ने एक एक्सट्रीमिस्ट वर्ड शायद इस्तेमाल किया था हिंदी में, शायद इस टाइप से या कुछ के ओवैसी के लिए, तो क्या उस ओवैसी के फैंस या उनके समर्थकों को या मुस्लिमों को वो चीज भी ठीक नहीं लगी तेजस्वी की, कि आप हमारे नेता को या मुस्लिमों की बात अगर उठाता है,
देखिए, कुछ भी कह लें ओवैसी को लेकर, दो चीजें मैं कहना चाहूंगा कि ओवैसी कभी भी पार्लियामेंट के अंदर मीडिया के सामने कभी भी कोई ऐसी उठपटांग बात नहीं करते हैं जिसके उनके ऊपर कोई सवाल उठा सके। हो सकता है वो रैलियों में कुछ बोल जाते हैं, तकरीरों में अपने, और ऐसे में बहुत सारे मुस्लिम वर्ल्ड से बहुत सारे लोग कहते हैं कम से कम आज के युग में मुसलमानों का मुद्दा ओवैसी उठाते तो हैं कम से कम, जाहिर सी बात है ना। तो इस वजह से उनकी और ऐसी स्थिति में अगर आप चरमपंथी किसी को कह देंगे तो फिर तो समाज पर तो जाएगा ही, असर होगा ही। यानी कि वो उड़ता तीर ले लिया इन्होंने। हाँ, और दूसरी बात ये है ना कि हल्के में ले लिया था, बहुत हल्के में, बहुत ज्यादा जो है ना इन्होंने हल्के में ले लिया कि उनको लगा कि ओबीसी जो है। अच्छा, और हल्के में सबने लिया उनको क्या यासु? हल्के में, क्योंकि अब एग्जिट पोल एजेंसियों ने किसी ने उनका नाम तक नहीं दिखाया कि हाँ ये भी कहीं पर है, टिक रहे हैं, क्या है नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद जो कि ओवैसी साहब का गढ़ रहा है, वहां उनकी महज 7 सीटें हैं, 7 सीटें उनके पास हैं, जहां वो गढ़ है। और 2015 से बिहार में किस्मत आजमा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सीमांचल में अपने जो कि उनकी राजनीति का आधार क्या है और किसकी राजनीति है, उसको अपनाने के लिए बिहार और कांग्रेस के बराबर समझ लीजिए। कांग्रेस इतना पुराना संगठन, सबसे बड़ा दल, और ओवैसी जैसी पार्टी जहां अपना गढ़ में उसका अस्तित्व वैसा नहीं है, बिहार में जाके 5 सीटें, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। और इसका संदेश भी वो अब देने की पूरी कोशिश करेगी, एमआईएम भी, और महागठबंधन को भी मैसेजिंग करेगी। अच्छा, जाते जाते अब जरा सा जो है टाइम हो रहा है हम लोगों का। हाँ। यूपी का एसआईआर, इस एसआईआर के वजह से अब जो आने वाले राज्यों में एसआईआर होने वाला है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर जरा बात कर। देखिए, अभी हाल में ही जैसे ही एसआईआर के लिए ऐलान बंगाल के लिए दूसरी जगहों के चुनाव आयोग ने ऐलान किया, ममता बनर्जी ने तो सड़कों पर लाखों लोगों के साथ उतर पड़ी। अब जबकि ये बिहार का चुनाव का नतीजा आया, अब तो ममता और अलर्ट होंगी, दूसरे राज्य और अलर्ट होंगे। अखिलेश ने तो बोल दिया कि पीडीएफ जो है अब डंडा लेके जो है हर जगह तैयार रहेंगे, और जहां जहां बीएलए जाएगा एजेंट बनकर लेने के लिए, सर्वे करने के लिए। अखिलेश का डंडा काम कर पाएगा? क्योंकि डंडा तो शाह साहब नहीं, का तो चुनाव आयोग। अखिलेश यादव ने ये भी अपने ट्वीट पे लिखा है कि मैं प्रॉपर तरीके से बिहार की गलतियों, बिहार में जो चूक हुई है उससे सीखा है समाजवादियों ने, अब यहाँ यूपी में अप्लाई इसको मत करना। या तो मतलब ये हुआ ना कि कुछ गलतियां हुई होगी महागठबंधन में, आरजेडी, कांग्रेस, इन लोगों से, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ऐसा अगर वहां पर होगा तो नहीं होने देंगे। तो एसआईआर का कुछ इम्पैक्ट रहा इस चुनाव के नतीजे पर? आपको लगता है कुछ एसआईआर से किसी तरह बिहार में या एक सांकेतिक एक माहौल बना? देखिए, राहुल गांधी के साथ और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो जो माहौल बनाते हैं ना, माहौल को कायम नहीं रख पाते, कैश नहीं कर पाते। कैश नहीं, आप 2 महीने पहले अगर बना दिए, अब फिर 2 महीने के बाद जाइएगा, वो माहौल खत्म। एसआईआर का माहौल बना था, लेकिन एक समय तक जाते जाते जो है ना चुनाव के ठंडा पड़ जाता। क्यों? दिक्कत, क्योंकि आप लोग बिहार में गए थे, आपने तो सीमांचल का पूरा दौरा किया और इधर उधर हर जगह। उस मौके पर भी आप लोग गए जब राहुल गांधी का वो वोट मताधिकार यात्रा चल रही थी। इतना शानदार मोमेंटम था, उस मोमेंटम को चुनाव तक कैरी ऑन नहीं कर पाए, लगता है, देखा है एग्जैक्टली। ये तो चूंकि उस वक्त एक अलग सा माहौल था, अलग सा एनवायरमेंट क्रिएट राहुल गांधी ने कर दिया था, लोग पागल जैसे हुए जा रहे थे। और वोट चोरी, यानी ऐसा था कि बच्चा वोट चोरी, वोट चोर, गद्दी चोर, ये सिचुएशन हो गई। एसआईआर प्रक्रिया में सवाल तो उठे हैं बिहार से, जो कि लोकतंत्र की जननी बिहार को कहते हैं। एसआईआर की यहाँ से शुरुआत हुई, अब सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि अगर इसमें पारदर्शिता और अगर कोई चूक हुई तो पूरी प्रक्रिया को यहाँ तक कहना पड़े, तो अब समझ लीजिए कि क्या हाल रहा होगा। कुत्तों का यहाँ बना दिया गया आवास प्रमाण पत्र, सोनालिका ट्रैक्टर का क्या नहीं किया गया तो एसआईआर के नाम, और इसीलिए बहुत स्वाभाविक घुसपैठिया होता है। ये प्रक्रिया तो वही थी कि जो नहीं है उनका नाम कटे, मल्टीपल वोटर है उन्हें हटाया जाए। तो भाई घुसपैठिया इस प्रक्रिया में नहीं आ सके क्या? कैसे नहीं आए? और उस मुद्दे पर आपने वोट मांगा, उसी मुद्दे पर वोट मांगा। ये कौन सी एसआईआर में घुसपैठियों का कोई कानून था ही नहीं, बताया नहीं कितने घुसपैठिए थे। तो मुझे लगता है कि एसआईआर के जरिए जो बीजेपी ने एक नैरेटिव जो है बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली। जो वोटर्स, जो सवर्ण समाज में भी जो वोटर हुआ करते थे, जिनका एक वोट कांग्रेस आरजेडी के पास जाता था, वो वोटर भी कंसोलिडेट होकर एनडीए की ओर चला गया।
ये जो वोटिंग परसेंटेज में आपने इजाफा देखा है, जो ध्रुवीकरण का जो थ्योरी बीजेपी पर चस्पा किया जाता है, वो ध्रुवीकरण हो सकता है करने में कामयाब हुई। इसे खारिज नहीं कर सकते। इसलिए कटिहार सीमांचल वाले जो हिस्से में मुस्लिम यादव एक तरफ गए और बाकी जो रिवर्स पोलराइजेशन हो गया। ईबीसी तक भी, जो जितने ईबीसी है उनको भी लगा कि हम भी हिंदू है, चलो भाई वोट करते हैं बीजेपी या जेडीयू को, ऐसा हुआ है। तो चलिए वक्त हो रहा है। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं सारी स्थितियां ये है इस वक्त। अब हम लोग भी अब मतगणना के अगले दिन की शुरुआत इस विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुए, पल पल के अपडेट के साथ में आते रहेंगे। आपकी जो राय है, जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखें। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे, यासूफ को और मुचकुन जी को दीजिए इजाजत। बहुत धन्यवाद।